हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का जिसमें टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो इनके क्वेश्चन दिखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। तो जब एटीपी होता है उसका एडीपी में परिवर्तन होता है तब कौन सी चीज उत्पन्न होती है? आंसर है ऊर्जा। जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो रिलीज होती है। कब? जब एटीपी का परिवर्तन किस में हो जाता है? एडीपी में हो जाता है। चलो इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ कि जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी का एडीपी में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है ये सब क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ पर एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो दोनों का फुल फॉर्म हो गया। और जब एटीपी एडीपी में परिवर्तन होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है और यह जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इतनी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उपापचय जिसको कि मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो जब उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें ऊर्जा को किस रूप में रखा जाता है? इसमें ऊर्जा को एटीपी के फॉर्म में रखा जाता है। जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब एटीपी से एक फॉस्फेट का अणु हट जाता है तब एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन एडीपी से एक फॉस्फेट अणु मिलकर एटीपी का निर्माण करता है। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर क्या करते हैं? पायरुविक एसिड के 2 अणु बनाते हैं। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी तो क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं और 2 एटीपी क्या हो जाता है? शेष बच जाता है। तो ठीक है, इससे इतनी जानकारी हमको पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। तो ग्लूकोज की जल और कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन जब होता है तब उसमें एटीपी के कितने अणु बनते हैं? तभी समय क्या होता है? एटीपी के 38 अणु बनते हैं। ग्लूकोज की जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में 38 एटीपी के अणु बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है? ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। जो ग्लूकोज रहता है वो पायरुविक अम्ल में क्या हो जाता है? चेंज होता है। कौन सी प्रक्रिया में? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में। जब श्वसन की क्रिया ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ही 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी खत्म हो जाते हैं और 2 एटीपी क्या हो जाते हैं? शेष बच जाते हैं। ग्लूकोज निर्माण की जो क्रिया होती है इसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय अपघटन हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। जलीय अपघटन में क्या होता है? ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी विखंडन से जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है वह अपचय होती है। अपचय, कैटाबॉलिज्म। तो देखिए यहाँ पर
अपचय के दौरान कार्बनिक यौगिक के विखंडन से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो कौन सी क्रिया के दौरान हो गई? अपचय, जिसको कि कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसी में कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह डिस्ट्रक्टिव फेज होता है। और जो उपापचय हो गया, जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं, उपापचय, जिसको कि मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ये दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म तथा कैटाबॉलिज्म। ठीक, अब हम एनाबॉलिज्म के बारे में जान जाते हैं। उपचय के बारे में, पोषक तत्वों के स्वांगीकरण, जिसको कि एसिमिलेशन कहा जाता है, इसके और इसमें उत्तकों के निर्माण की क्रिया को उपचय कहते हैं। यह कंस्ट्रक्टिव फेज होता है। ठीक, जो उपचय होता है, एनाबॉलिज्म होता है, ये कंस्ट्रक्टिव फेज होता है, और अपचय जो होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, जो डिस्ट्रक्टिव फेज होता है। मतलब इसमें जुड़ते हैं और इसमें क्या हो जाते हैं? टूटते हैं। तो इतनी बातें हमें पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? तो सबसे पहले कौन सी प्रकार की रेस्पिरेशन विकसित हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनएरोबिक। सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुआ तो उस समय जीव एनएरोबिक श्वसन करते थे। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दो प्रकार के श्वसन होता है, एक तो होता है एरोबिक और एक एनारोबिक। एनारोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे पहले हम किस प्रकार का श्वसन का विकसित हुआ था? एनारोबिक श्वसन का विकसित हुआ था, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है कितनी बार? तो जो एक सामान्य मनुष्य है वह 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइबरनेशन के समय मेंढक किससे श्वसन करता है? तो हाइबरनेशन के समय में मेंढक जो होते हैं वो अपनी नम त्वचा के द्वारा क्या करते हैं? सांस लेते हैं। हाइबरनेशन एवं एस्टिवेशन के समय मेंढक नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। मेंढक जब पानी में रहता है तब वह गिल्स में श्वसन करता है, लेकिन मेंढक जब जमीन पर रहता है तब वह फेफड़े द्वारा श्वसन करता है, और हाइबरनेशन की प्रक्रिया में वह नम त्वचा के द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? 17% होती है। इंस्पायरेशन में मनुष्य 21% ऑक्सीजन लेता है, लेकिन निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है वो क्या हो जाती है? घटकर 17% हो जाती है। मनुष्य जब श्वास लेता है तब उस समय तो ऑक्सीजन कितना जाता है? 21% जाता है हमारे शरीर में, लेकिन जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, निश्वासित करते हैं, उस समय ऑक्सीजन की जो मात्रा बाहर निकलती है वह कितना % होती है? 17% होती है। 4% का हमारे शरीर में उपयोग कर लिया जाता है।